मैंने कहा था ना कि मैं आपको यह दिखाऊंगा कि यूपी में बेटियां महफूज कैसे नहीं हैं, अपराधियों की बाढ़ कैसे आई है। असमत, आन, इज्जत, यह सवाल ही रह गया है। इसका जवाब देने के लिए वो लोग चुप्पी साध लेते हैं, वो मौन हो जाते हैं, वो शांत हो जाते हैं जिन्हें वाकई में आन की, असमत की, इज्जत की या फिर सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए। हाथरस गैंगरेप के बाद मर्डर, सीबीआई जांच कर रही है। झांसी दलित छात्रा से गैंगरेप, बाराबंकी गैंगरेप के बाद मर्डर, जालौन नाबालिग के साथ गैंगरेप, और न जाने ये फहरिस्त और कितनी लंबी होती चली जाती है। लेकिन हाँ, आंकड़े देने वाले ये कहते हैं कि आंकड़ों में तो अपराध का ग्राफ नीचे चला गया ना, बलात्कार का ग्राफ नीचे चला गया। कभी एनसीआरबी का आंकड़ा दिया जाता है, कभी मानवाधिकार की रिपोर्ट दिखाई जाती है, लेकिन शायद कभी अगर कोई ये समझ ले कि अगर इज्जत को तार तार किया जा रहा है तो इज्जत के तार-तार होने का मतलब यह है कि करोड़ों हो जाते हैं टुकड़े, और करोड़ों जहां पर टुकड़े होते हैं वहां पर आंकड़ों की बात मत कीजिए। नहीं दिखाइए अपने नंबर्स, नहीं दिखाइए अपने फिगर्स, नहीं दिखाइए अपना गणित, नहीं दिखाइए अपने अंक, क्योंकि आप अंक दिखाएंगे लेकिन शायद कोई ऐसा होगा जिसकी रूह तक कांप चुकी होगी। लेकिन इन सभी खबरों के बीच हाथरस कांड के आरोपी लवकुश के घर पहुंची है सीबीआई की टीम। सीबीआई की टीम को लवकुश के घर से मिले हैं खून से सने कपड़े। जो कपड़े सीबीआई लेकर गई वो बड़े भाई के हैं, यह परिवार का कहना है। परिवार का दावा, पेंटिंग का काम करता है बड़ा भाई और इसीलिए खून नहीं लगा है, लाल रंग का पेंट लगा है। सीबीआई की टीम उसने लवकुश के घर से कपड़े बरामद किए हैं, खून के निशान मिले हैं। हाथरस में है सीबीआई ने गांव में घटनास्थल का मुआयना किया है। क्राइम सीन पर जाकर सीबीआई ने रिक्रिएशन किया। मंगलवार को सीबीआई ने कई अहम सबूत भी कब्जे में लिए हैं और पीड़िता के भाई को घटनास्थल पर लेकर के भी गई है सीबीआई। इससे पहले सीबीआई ने पीड़िता के पिता और भाइयों से भी पूछताछ की है। 3.5 घंटे तक सीबीआई ने पीड़िता के भाई से भी पूछताछ की है, लेकिन सीबीआई को लवकुश के घर से मिले हैं खून से सने कपड़े। मेरे ख्याल से हमें गौरव मिश्रा के पास में जाना चाहिए। गौरव मिश्रा, आपने देखा ना, अभी मेरी टीम ने हाथरस के बाद झांसी, बाराबंकी, जालौन की भी खबरें दिखाई हैं। अभी भी आंकड़े ही बताएंगे आप? अभी भी यही कहेंगे कि बलात्कार की घटनाएं कम हो गई हैं? मैं झांसी भूल जाऊं, बाराबंकी और जालौन का नाम ही ना लूं? भी अपराध स्वीकार्य योग्य नहीं होता है। प्रश्न ये उठता है कि सरकार की उस अपराध के प्रति मंशा क्या है। हमारी सरकार में सरकार प्रायोजित अपराध नहीं होते, सरकार के वरदहस्त में अपराध नहीं होते, थानों के वरदहस्त में अपराध नहीं होते। आज उत्तर प्रदेश अकेला एक ऐसा प्रदेश है। अगर एसडीओ के सामने अगर अपराध हो रहा है ना तो ये थाने का वरदहस्त ही है। अगर आधी रात को अंतिम संस्कार किया जा रहा है ना तो ये थाने का वरदहस्त ही है। आप ये ठीक कह रहे हैं, किसी भी सरकार की मंशा ये नहीं होती कि अपराध फैले, लेकिन एक चीज होती है मंशा और दूसरी चीज होता है एक्शन। आपकी मंशा अच्छी है, मेरी मंशा बड़ी अच्छी है। मेरी मंशा यह है कि मैं बहुत ही न्यूट्रल वे में और बहुत ही सभ्य तरीके से, बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से खबर को व्यूअर के सामने रखूं, उसे सच्चाई बताऊं। और मेरे मन की मंशा यह है कि मैं हमेशा ही सत्यमेव जयते वाला काम करूं। लेकिन मैं नाटक नौटंकी करने लगूं, मैं गलत और झूठी टीआरपी के लिए कुछ करने लगूं जैसा कि कई लोगों ने किया है, तो यह कहा जाएगा कि मंशा तो अच्छी है लेकिन एक्शन में वो तब्दील नहीं हो रही है। आपके एक्शन में नहीं दिख रहा है, मुझे आपके एक्शन में यूपी वालों को नहीं दिख रहा है, और इसीलिए सवाल है। अनुराग जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? सबसे अधिक गिरफ्तारियां भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक नहीं है। इनकी नीयत में संदेह है, क्योंकि लगातार सरकार आई, आप देखो इनकी जो भाषा है, भाषा शैली जो है वो हमेशा एक ही भाषा है। जब भी इनके नेताओं से पूछे, प्रवक्ताओं से पूछे, आपके मुख्यमंत्री जी हमेशा एक ही बात बोलते रहते हैं, अपराधी बच्चे नहीं जाएंगे, अपराधी या तो जेल में रहेंगे या तो पता नहीं कहाँ रहेंगे। बस तो उठते हैं, एक भाषा रिटिश टाइप बोलने लगते हैं। ये शायद भूल जाते हैं कि किसी चीज को पाने के लिए और करने के लिए कर्म करना पड़ता है। ये कर्म नहीं करना चाहते, इनको उसमें एक्शन नहीं लेना है। ये चाहते हैं कि हमारी बातों से जो हम जुमलेबाजी फेंकते रहते हैं उससे काम हो जाए। इन्होंने जो कहा तक क्या किया, इन्होंने बोला था गड्ढा मुक्त कर देंगे, गड्ढा मुक्त नहीं हुई सड़कें। इन्होंने बोला 6 महीने में गड्ढा मुक्त, इन्होंने बोला तो रोमियो स्कर्ट बना दिया, महिलाओं की शिक्षा होगी, रोमियो स्कर्ट पता नहीं कहाँ चला गया। आपको तो बता देना, हमें तो दिखाई नहीं पड़ा कि चांद वांद में है तो बुला लेना कहीं पे, रोमियो स्कर्ट गायब हो गया। फिर बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान। अब लगातार बच्चियों के साथ अन्याय होता चला जा रहा है और इनके प्रवक्ता मंत्री आपको उनके जो अपराधियों को बचाने की भी कोशिश करते हैं, उसको उस इंसिडेंट को ढकने की कोशिश करते हैं। जब तक ये साधना भारती बहुत अनुराग जी बहुत देर से साधना भारती कुछ कहना चाहती हैं। साधना भारती जी, आप कहें, बिल्कुल कहें आप। लेकिन मुझे कांग्रेस से एक शिकायत है, मेरी शिकायत भी दूर होनी चाहिए। आप इस पे ठीक और असली वाला जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहले हाथरस जा रहे थे, रास्ते में रोक दिए गए। जहां पर लगा वीडियो अपॉर्चुनिटी, फोटो अपॉर्चुनिटी मिलेगी,
वहां पर रुक गए, सड़क पर भी बैठ गए। अगले दिन हाथरस किसी भी तरीके से पहुंचे भी, पीड़ित के परिवार से मिले भी, लेकिन समझ में नहीं आता ये पैराशूट पॉलिटिशियन आपके बड़े नेता क्यों बनते हैं? घटना हो जाती है, नजर आते हैं, फिर गायब। अरे झांसी की सड़क पे जाइए, बाराबंकी जालौन भी जाइए और सड़क पर रोज ही उतरिए, तब तो जाकर के पॉलिटिक्स होगी। वरना हर कोई यही कहेगा कि आप लोगों को वीडियो और स्टिल कैमरा की तलाश होती है। देखिए, आज मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते यहाँ बोल रही हूँ, लेकिन 23 साल की उम्र से मैं कैमरे के लिए काम नहीं कर रही। मैं महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर लगातार आंदोलन करती हूँ। 5 वर्ष की उम्र में गिरफ्तारी दी थी मैंने। मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा। नहीं, मैं साधना भारती जमीन पर उतरती होंगी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं। के लिए अच्छी है मेरी पार्टी की विचारधारा, केवल मुंह से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बोलने की नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं, अभी ये वरद हस्त की बात कर रहे थे, ये बताइए, जब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उसके बाद कुलदीप सेंगर जैसे विधायक देते हैं जिसमें कि पीड़िता के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। चिन्मयानंद केंद्र के राज्य मंत्री रहे, पीड़िता के ऊपर एफआईआर दर्ज कराते हैं। जहां सॉरी छत्तीसगढ़ में उनके मुंह पर तेजाब फेंका जाता है और डीएसपी का वहां पर उनका प्रमोशन किया जाता है। 11 आदिवासी बच्चियों का जिसने यौन शोषण कराया हो, ऐसी वार्डन अनीता की पदोन्नति की जाती है रमन सिंह के शासन में। और अभी आपने कई केस गिनाए, एक केस आपने नहीं गिनाया, वो मैं गिना देती हूं। ठीक है, हाथरस चलते हैं। ग्राउंड जीरो के रिपोर्टर टीएन शर्मा, आप एक जगह फ्रेम में रहें। टीएन शर्मा, एक जगह फ्रेम में रहिए, आप इधर उधर ना जाएं, क्योंकि आप लगातार टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, आप दिख रहे हैं मुझे टीवी पर। यह बताइए कि अभी तक सीबीआई जांच में क्या हुआ है? लवकुश के घर से जो कपड़ा बरामद हुआ है, परिवार का यह कहना है कि यह पेंट है, सच्चाई क्या है? बता दें आपको, जो सीबीआई की टीमें पिछले 4 दिन से जांच पड़ताल 3 दिन से जांच पड़ताल कर रही है, सभी से पूछताछ कर रही है, परिवारों से, पीड़ित परिवार से पूछताछ की है, आरोपियों से पूछताछ की है। तो आरोपियों से जो हमारी बात हुई रात में, तो उनके द्वारा 3 घंटे की लगभग छानबीन की गई। उसमें एक सीबीआई को पेंट मिलती है, जिसमें जो परिवार की माने तो उसमें लाल कलर था, जो क्योंकि वो बड़ा भाई था, वो पेंट का काम किया करता था, तो वो पेंट है उस पे। लेकिन जो सीबीआई की टीम उसको अपने साथ में जब्त करके ले गई है, उनका कहना यही है कि कहीं ना कहीं ब्लड के निशान हैं। ठीक है, और सीबीआई ने अभी तक क्या किया है और उसके हाथ कितने सबूत मिले हैं? आपके पास सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी है? एक क्विक रैप अप में बताइए। जी बिल्कुल, जो एसआईटी टीम है वो भी जांच कर रही थी, उसका भी 1 दिन लगभग बढ़ गया, क्योंकि आज उसे सबमिट करना था अपना पूरा। उनके पास से भी बहुत सारे सबूत जुटाए गए हैं, क्योंकि हर चीज एक जांच में एक नया तथ्य मिला है। 3.5 घंटे के लगभग इन्हें जो घटना स्थल था उस पर जांच की, उसमें बारीकी से इनने सभी छोटी चीजों को अपने साथ में लिया है। ठीक है टीएन शर्मा, ठीक है, दोबारा आते हैं आपके पास। अपनी सीनियर पैनल प्रोड्यूसर अनबा से मेरी गुजारिश यह है कि मुझे बाराबंकी की ब्रेकिंग न्यूज भी चला करके दिखाइए और साथ ही साथ गोरखपुर की भी खबर जरूर चलाएं। यूपी के बाराबंकी में हाथरस जैसी दूसरी वारदात हुई है। खेत में घास काटने गई दलित लड़की के साथ गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। नाबालिग लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या, लड़की की लाश के हाथ पैर बंधे थे। परिवार का आरोप है पुलिस केस दबाने की लगातार कोशिश करती रही। बैक टू बैक गोरखपुर की भी खबर डालें। गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर में डबल मर्डर से सनसनी। बुजुर्ग महिला नाबालिग की गला रेत कर हत्या। हत्या की वजह फिलहाल पता नहीं। यानी यूपी के सीएम का जो क्षेत्र है, जो जिला है गोरखपुर, वहां पर भी डबल मर्डर हुआ है। गौरव मिश्रा जी, आपको जवाब देना चाहिए। बाराबंकी में कुछ ऐसा हुआ कि हाथरस की यादें फिर से ताजा हो गई। ठीक उसी तरीके की घटना हुई है और तो और गोरखपुर भी सुरक्षित नहीं है। यानी सीएम साहब का जो गृह जिला है वो भी महफूज नहीं है। नहीं, देखिए, ये सब अपराध अक्षम्य है और निश्चित रूप से इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार अपराधों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसी पर काम कर रही है, उसी पे आगे भी काम करेगी। हमारी सरकार किसी भी अपराधी को बचाने या किसी भी अपराध को प्रेरित करने जैसे कुकृत्यों में नहीं लिप्त रहती, जैसे कि समाजवादी पार्टी सरकारें लिप्त रहा करती हैं। और अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत चीख करके बयान दे रही हैं। इनका शासन राजस्थान में है, इनका शासन महाराष्ट्र में है, वहां पे अपराध की क्या स्थिति है? बलात्कार में नंबर 1 पर है, हत्याओं में नंबर 1 पर है राजस्थान, उसके बारे में कोई बोली नहीं निकलती है। महाराष्ट्र में साधु की निर्मम हत्या की जाती है, राजस्थान में साधु एक शब्द नहीं निकलते हैं। और ये केवल एक पेंट करने के लिए, एक परसेप्शन बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, एक माहौल खड़ा करने के लिए केवल उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। अनुराग जी,
दो तीन चीजें कही हैं। अभी गौरव जी ने उनका ये कहना है कि जीरो टॉलरेंस है, क्या अनुराग भदौरिया को ये जीरो टॉलरेंस नजर आता है या नहीं? पहला। अगला ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी ने पहले इतने कुकृत्य किए हैं कि वो संभाले नहीं संभाल रहे। और तीसरी बात ये भी कही जा रही है कि आप लोग एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करते हैं, माहौल बनाने के लिए अपराध की बात करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। माहौल बनाते हैं क्या आप अनुराग जी? मतलब बलिया में तो घटना हुई नहीं। आप मान लीजिए, जब हम कह रहे हैं कि घटना हुई है, आप अगर ये क्या पॉलिटिकल है तो कोई घटना नहीं। आप 17 बच्ची के साथ न्याय नहीं हुआ मान लीजिए, 12 में भी नहीं हुआ मान लीजिए, झांसी में भी नहीं हुआ, चित्रकूट में भी नहीं हुआ, जौनपुर में नहीं हुआ, आजमगढ़ में नहीं हुआ, लखीमपुर में नहीं हुआ, उन्नाव में नहीं हुआ, अयोध्या में नहीं हुआ, हापुड़ में हुआ, गाजियाबाद में हुआ। अरे डेट जाएगी, हर शहर में हर कस्बे में बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, हत्याएं डकैत टूट मार हो रही है। ये पॉलिटिकल नहीं, क्योंकि आपसे समझे नहीं समझा, इससे आप इधर आए बाएं साए कुछ ही बोल रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं और ये सरकार जिम्मेदारी से सरकार जिम्मेदारी चाहती है। सरकार जनता ने सरकार से गौरव जी से मुझे पूछना चाहिए। गौरव जी, हाथरस में जो हुआ, क्या ये माहौल बनाया गया? क्या हाथरस में गैंगरेप हुआ, उसके बाद हत्या की गई, अंतिम संस्कार आधी रात को किया गया, क्या ये माहौल बना था? आपने कहा ना कि माहौल बनाने के लिए विपक्षी ऐसा करते हैं। क्या झांसी में माहौल बनाया गया? क्या बाराबंकी में माहौल बनाया जा रहा है? क्या बलिया में जो कुछ भी नजर आ रहा है टीवी स्क्रीन पर, क्या वो भी माहौल बनाया गया? देखिए, घटनाएं कोई भी हो, उसकी निष्पक्ष जांच हो। जो भी दोषी है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, नेता ही क्यों ना हो, उसके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई वैसी ही होनी चाहिए। बायस्ड होकर के हमारी सरकार काम नहीं करती। जिस तरह से हाथरस में एक साजिश को अंजाम दिया गया, एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश को दंगों की राजनीति में झोंकना चाहता है विपक्ष, उपद्रव की राजनीति में झोंकना चाहता है विपक्ष, और उससे सादा भारती, आप लोग अपराध 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 करते रहते हैं। आपके ऊपर एक और आरोप, बीजेपी के प्रवक्ता का ये कहना है कि आप लोग यूपी को दंगे और उपद्रव की साजिश में, उपद्रव की आग में झोंकना चाहते हैं। जवाब दें। ये तो साफ है कि डाइवर्ट एंड रूल का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी शुरू से विजय, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं मैं। अपराध जब अपराध इतने सारे हैं, ये न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज बता रहे हैं, सब झूठ है। अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं, यहाँ पर इनके जो कॉरेस्पोंडेंट है वो बता रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। बस आप ही एक सत्यवादी हरिश्चंद्र है जो आप ही जो बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। जो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर गुजरात से किसी ने झूठ बोलने का काम किया तो नरेंद्र मोदी है, और सत्य के नाम पे अगर हम गांधी जी को जानते हैं तो झूठ के नाम पे नरेंद्र मोदी को जानते हैं। आपने इतना झूठ बोलने का काम किया। आप अगर चाहते, आप ये बताइए कि मीडिया रेप की खबर दिखाते हैं तभी मुआवजा याद आता है? अब मैं अपने सीनियर कोलीग विजय मिश्रा के पास में चलूंगा। सुनिए सुनिए सुनिए, ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे हैं विजय मिश्रा। विजय, देखिए, एक बात में तो कोई शक नहीं है कि संकल्प वाली सरकार है और यूपी सरकार ये चाहती है कि अपराध मुक्त प्रदेश बन जाए। लेकिन मुझे ये समझाइए कि यूपी में ब्यूरोक्रेसी ने बहुत कुछ किया, ब्यूरोक्रेसी में कई परिवर्तन किए गए। लखनऊ में बैठ करके परिवर्तन यह किया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया, मिशन शक्ति भी चलाया गया, ऑपरेशन मजनू चलाया गया, ऑपरेशन एनकाउंटर भी चलाया गया। जो ब्यूरोक्रेसी या जो पुलिस वालों के उच्चाधिकारी यानी डीजीपी लेवल के जो लोग बैठे हुए हैं लखनऊ में, उन्हें क्या लगता है कि किस तरह का एक सर्जिकल ऑपरेशन किया जाए कि यूपी अपराध मुक्त हो जाए? यानी हलचल यकीनन एग्जीक्यूटिव में होगी, हलचल ब्यूरोक्रेसी में होगी, हलचल सेक्रेटरीट में होगी। इस हलचल में सॉल्यूशन निकलने के चांसेस क्या हैं? एक सीधा सा सवाल यही है कि अगर हमने अपराध मुक्त बनाने की बात कही है तो क्या वो सिर्फ बयानों तक सीमित होगा या उसके लिए हमें सचमुच कुछ करना होगा? और उसको करने के लिए कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्प और दृढ़ शक्ति की बहुत जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा राजनीति से आपको अलग हटना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि कारण क्या है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं रुक रहे हैं। उसका एक सीधा सच्चा कारण है, इसे कोई भी साधारण व्यक्ति बड़ी आसानी से जान सकता है। आप अपने आप को बीजेपी का नेता या फिर आप अपने आप को रिपोर्टर या एंकर ये सब न बनाइए, सीधे एक साधारण व्यक्ति के तौर पे एक थाने आप चले जाइए और वहां पर अपनी घटना को बताइए। उसके बाद पुलिस का व्यवहार देखिए क्या है। आपको मैं बता दूं कि इस समय हालात यह है कि आंकड़ों में उलझी हुई है सरकार ये चाहती है कि आपराधिक आंकड़े ना बढ़े, एनसीआरबी का डाटा ना बढ़े। अगर अपराध की एफआईआर दर्ज होगी तो उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। यहां पर थानों को विशेष रूप से निर्देश है कि सभी मामलों को दर्ज ना किया जाए। कारण क्या होता है? ये बहुत बड़ी बात बोल गए, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है। गौरव मिश्रा,
आप लोग डेटा मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, आंकड़े मैनेज करने के लिए जितने भी थाने हैं उन्हें निर्देश ये दे दिया गया है कि जब तक ये समझ में नहीं आता कि बहुत गंभीर अपराध है, यूं ही कोई एफआईआर दर्ज ना कर लो। ये आंकड़ों के मैनेजमेंट में क्या कवर अप एक्सरसाइज चल रही है गौरव? बेबुनियाद आरोप है, इसमें कहीं कोई सच्चाई और सत्यता नहीं है। पुलिस निश्चित रूप से हम 100% पुलिस परिष्कृत पुलिस की का दावा नहीं करते। कहीं ना कहीं विजय मिश्रा आपको जवाब देंगे, विजय मिश्रा आपको जवाब देंगे और आपसे सवाल भी करेंगे। विजय, सर एक सीधा सा मैं गौरव मिश्रा जी को ही कहता हूं, गौरव मिश्रा जी अपना थाना छोड़ करके किसी दूसरे थाने पर साधारण कपड़ों पर जाए। किसी पीड़ित व्यक्ति को मैं साथ में भेजूंगा, ये अपना परिचय नहीं देंगे कि ये है कौन, और ये जाए और देखे पुलिस का व्यवहार क्या है, क्या उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। कहीं किसी प्रकार के सबूत की जरूरत नहीं है। अगर इन्हें लगता है कि ये बात गलत है तो ये इसका ट्रायल खुद कर सकते हैं, और यही वजह है। मैं आपको बता दूं हाथरस की घटना का सबसे बड़ा कारण क्या था। पहली बार जब घटना हुई थी तो पूरा मामला समझा करके समझौते पर खत्म हो गया था। पहले मामले में ही एक्शन हो गया होता। ये आप वहां के एसओ से पूछ सकते हैं, वहां के पीड़ित परिवार से पूछ सकते हैं कि पहली बार जब घटना हुई थी। और ये सिर्फ हाथरस की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं पर भी जब गुस्सा बढ़ता जाता है, जब एक दूसरे में वैमनस्यता बढ़ती जाती है और पुलिस उस पूरे मामले के मैनेजमेंट को सिर्फ अपने बातों से, गालियों से सिर्फ मैनेज करके भेज देती है, तो किसी को लगता है पुलिस ने पैसा ले लिया, किसी को लगता है पुलिस ने ये कर दिया। इससे अच्छा है कि सीधे एक्शन हम लोग लें, और यही वजह है अपराध होने का। मैं अनुराग जी से एक सवाल करना चाहता हूं। अनुराग जी, ये थानों का जो मैनेजमेंट है, कहते हैं कि अगर कोई भी सरकार सीखती है ना तो ये समाजवादी पार्टी से सीखती है। आप लोगों ने थानों का कास्ट मैनेजमेंट किया था। थाने में सिपाही से लेकर के दरोगा तक, दरोगा से लेकर के सीओ तक, सीओ से लेकर के डीआईजी, आईजी जोन तक होता यह था कि अगर एक जाति विशेष के हैं तो उन्हें सही सा थाना दे दिया जाता था। और ये जो थाना मैनेजमेंट है ना, आप लोगों ने इस तरह से सिखा दिया है कि आज की तारीख में थानों का आंकड़ा मैनेजमेंट यानी डेटा मैनेजमेंट चल रहा है। देखिए, बड़ी कमाल की बात है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, चर्चा समाजवादी पार्टी की होती है। ये भी है अजीब सी विडंबना है। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध बढ़ता चला जा रहा है। हम इतिहास की झूठी सच्ची बातों पे लगे रहते हैं। यहाँ रोज नया इतिहास बनता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोज नया नित्य इतिहास बनता चला जा रहा है अपराध। हम काफी बातें में उलझे रहते हैं, झूठ सच बातों में सिर्फ मुद्दे को घुमाना जानते हैं। सही बात है, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के साथ वादा किया था कि हम अपराध प्रदेश बनाएंगे, यहाँ पे हम रोजगार लेके आएंगे, यहाँ पे हम ऐसा माहौल जिससे महिला का सम्मान होगा। लेकिन उनमें से कौन सी बात पूरी हुई है, जरा हमसे बता दीजिए। ये सरकार जब से आई है तब से हम इसी में नंबर हुए ना हुए, लेकिन महिला के अत्याचार का हम देश नंबर 1 पे है। तो क्या प्रदेश के अंदर महिलाओं पे अत्याचार बढ़ जाए तो उस प्रदेश में सम्मान बढ़ता है या घटता है? और जिस प्रदेश में बहन बेटी अगर सुरक्षित नहीं है तो उस प्रदेश में हमें तो शर्म आती है। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, चूंकि मैं एकदम कंक्लूसिव फेज में हूं, साधना भारती से मेरा सवाल होगा। साधना भारती, कहते हैं कि आंदोलन वो होता है जैसा जेपी ने किया, आंदोलन वो होता है जैसा लोहिया जैसों के दिमाग में चला करता था, जहां राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं होती हैं। क्यों ना आप जैसे जो नेता हैं, आपने कहा ना कि आप जमीन पर काम करती हैं, क्यों ना आप जैसे जो नेता हैं अपने दिल्ली में बैठे हुए बड़े बड़े नेताओं को एक राय तो देना। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को एक काम कीजिए, सड़क पर निकलिए और एक दिन के लिए ना निकलें, लंबा आंदोलन करें। अगर बड़ा जनाधार लेना है तो लंबा आंदोलन करना पड़ेगा। और अगर यूपी में अपराध के खिलाफ उतरना है तो लगातार सड़क पर रहें। कभी बलिया जाएं, कभी गोंडा जाएं, कभी लखीमपुर जाएं, कभी लखनऊ में रहें और लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी का भ्रमण करते रहें। महाराष्ट्र के साधना भारती, आंदोलन होता है कि हम बेटी को न्याय दिलाते हैं, इसीलिए हम सड़क पर आए। हाथरस में घटना हुई, आप भी जानते हैं कि उस तरह की दरिद्री पहले हमने कभी सुनी नहीं कि आधी रात में एक शख्स को जला दिया जाता है डीजल पेट्रोल डालकर। सिर्फ पुलिस जो सवाल मैंने किया ना, चक्कर ये होता है। चक्कर क्या होता है ना, देखिए नहीं मैं बताता हूँ साधना भारती, मैं बताता हूँ चक्कर क्या होता है ना। आप नेताओं का अपनी सहूलियत के हिसाब से जवाब देते हैं। डिबेट का एक डेकोरम होता है ना, जो सवाल किया जाए उसी का जवाब देना चाहिए। मैंने ये कहा कि बड़े नेताओं को ये कहिए कि सड़क पर उतरें, लंबा आंदोलन करें। आपने कहा हाथरस, मैं आपसे कहूंगा पूरब, आप कहेंगे पश्चिम, मैं आपसे कहूंगा यूपी, आप चले जाएंगे पश्चिम बंगाल। कि हमारे नेता क्या करेंगे? हमारे नेता हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, एकदम ठीक कह रही हैं आप। हम नहीं तय करेंगे। सुनिए एक जन नहीं सुनिए ना, सुनिए, आपको आईना जब हम दिखाएंगे ना तभी आपकी स्ट्रेटजी तय होती है।
और आप जब सवालों को डक करने लगते हैं ना, जब सवालों को डक करने लगते हैं तभी ये समझ में आता है कि आपके पास सवाल का माकूल जवाब नहीं है। सहूलियत के हिसाब से आप सवाल को पिक करेंगे, पिक एंड चूज करेंगे, जिसका जवाब देना होगा जवाब देंगे। साधना भारती, अनुराग भदौरिया, गौरव जी बहुत शुक्रिया आपका। विजय मिश्रा लखनऊ से रिपोर्ट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।